हेलो दोस्तों, आज मैं टेलीप्राइम को स्टार्ट करूंगा। जो कुछ यूट्यूबर होते हैं जो टेलीप्राइम को कम से कम कुछ 3 घंटे 4 घंटे पूरी टेली ख़त्म कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टेली कम से कम 3 से 4 महीने का समय आराम से लेती है और आपको शुरू से लेकर पूरा सीखना है बेसिक थी। सो मैं आपको कराऊंगा ओनली 90 डेज़ में। 90 डेज़ में आपकी पूरी टैली में ख़त्म कर दूंगा। और इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोई मैथ लिया है कोई बायो लिया है तो सोचते हैं कि हम टैली नहीं सीख पाएंगे, कॉमर्स वाला बच्चा ही टैली को सीख सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने कॉमर्स लिया है वो तो करेगा ही करेगा, और जिसने मैथ बायो लिया है आर्ट्स लिया है तो वो भी टैली को सीख सकता है। कहीं पर जॉब जाता है तो उस टैली की रिक्वायर होती है तो आयरन सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक को सीखेंगे, ठीक। और हम इसमें जा चलते हैं कि सबसे पहला है हमारा कौन होता है, कैपिटल। क्या होता है हमारा, कैपिटल होता है। तो हाईलाइट करते हैं इसे, क्या है हमारा कैपिटल। अब देखिए, अब कैपिटल कौन होता है। कैपिटल कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका कुछ व्यापार है, जैसे कि मैं मानूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स की उसकी कुछ शॉप है। तो उस वह कैपिटल होता है, उस व्यापार में पूंजी लगाता है या उसमें पैसा फंसाता है, वो कौन होता है, हमारा कैपिटल होता है। यानी कि हिंदी में बात करें हम इसे पूंजी बोल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने व्यापार में पैसा लगाता है, लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कैपिटल बोलता है। अब जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो, कुछ स्टेशनरी की भी हो सकती है, कुछ मेडिकल की भी हो सकती है। तो जो उसमें पैसा लगाता है वो कौन होता है, हमारा कैपिटल। यानी कि इसको हम हिंदी में पूंजी बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, गुड्स, ठीक। अब हम गुड्स को देखते हैं। गुड्स यानी कि वस्तु। ये वस्तु ऐसी होती है, कोई व्यापारी मान लो, बिजनेस मान लो, जो व्यक्ति किसी का भी बिजनेस कर रहा है, व्यक्ति किसी का भी बिजनेस कर रहा है तो उसमें व्यापार चलाने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए उसे किसकी रिक्वायर होती है, गुड्स की, यानी कि वस्तु की। तो उस वस्तु का व्यापार कर पाएगा। गुड्स को हम माल भी बोल सकते हैं, वस्तु भी बोल सकते हैं, ठीक। तो गुड्स जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, स्टेशनरी की मान लो, जहाँ पर स्टेशनरी की मान लो जैसे किताब कापी हो गई, बुक्स। तो उस वो क्या लेकर आएगा चलाने के लिए, गुड्स लेकर आएगा, उसको वो सेल करेगा, उससे उसे इनकम जनरेट होगी, ठीक। तो इसको डेफिनेशन हो जाएगी कि बिजनेस में माल को बेचने के लिए माल को बेचने के लिए पैसा प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शॉप चला रहा है, उसको चलाने के लिए गुड्स की आवश्यकता होगी, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, तभी तो उसकी बिजनेस कर पाएगा, ठीक। वो क्या होता है, हमारा गुड्स होता है। अब इसके बाद में बात करूँ कि हमारा ऑनर। अब कैपिटल को मैंने बता दिया, गुड्स भी बता दिया, अब कौन होता है हमारा ऑनर। तो ऑनर वह व्यक्ति होता है जो उसका व्यापार है या बिजनेस है। सपोज जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, उसका बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें वो पैसा फंसाता है। उसे तो पता नहीं है कि उससे वो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक। तो उसमें उस बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस उसको वहन करे कौन, ऑनर, यानी कि मालिक। हिंदी में बात करें तो वो हमारा कौन होता है, मालिक होता है। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है कि वह व्यक्ति, मतलब मालिक वह व्यक्ति होता है या ऑनर वह व्यक्ति होता है जो व्यापार में पूंजी लगाता है और उससे होने वाले प्रॉफिट और हानि या लॉस को वहन करे, वो हमारा कौन होता है, ऑनर होता है। यानी कि इसको हम हिंदी में मालिक बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन वह होता है, जैसे कि कुछ व्यापार करने के लिए दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, दो जैसे व्यापार होते हैं। किसी में पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और किसी में पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सपोज ऐसे कोई कोई व्यापार होता है जिसमें हमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई फ्रूट्स फ्रूट्स बेच रहा है, तो उसे मतलब उधर खरीद के लाया स्टॉक, और उसने जाके क्या किया, ऐसे मान लो कि कोई बिजनेस कर रहा है केले का, तो उसने स्टॉक रखा,
उसने उसी हिसाब से उसने रेट बढ़ाकर थोड़ा अपना प्रॉफिट देखकर उसे बेच दिया। उसमें किसी की पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता हुई नहीं। ठीक। और और कुछ व्यापार होते हैं जैसे कि एग्जांपल है मेडिकल स्टोर हुआ, कोचिंग सेंटर हुआ, कोचिंग सेंटर हो गया, जैसे कोई अपने कुछ भी करे पढ़ाता है तो इसमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो मेडिकल, कोई मेडिकल चलाता है तो उसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत आवश्यकता होती है। कोई वकील अपना कोई ऑफिस खोले बैठा है, उसे पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक। कोई व्यक्ति ये समझिए प्रोफेशन में व्यक्ति होता है इसे पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और किसी में नहीं होती है। क्या होता है हमारा प्रोफेशन, दो तरह के व्यापार होते हैं, एक पूर्व प्रशिक्षण होता है इसमें और दूसरे में पूर्व प्रशिक्षण नहीं होता है। इनको कराने के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर टेलीप्राइम ट्यूटोरियल के नाम से आपको ये पूरे नोट्स को मिल जाएंगे, प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। ठीक। और इनका बेसिक मैं कम से कम ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, अब से मात्र 3 से 4 दिन में इनका बेसिक करा दूंगा, फिर हम इनके बाद जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद प्रोफेशन के बाद कौन होता है हमारा प्रोपराइटर होता है। चलिए प्रोपराइटर को देखते हैं। प्रोपराइटर वह होता है, जैसे की बात करूं जैसे कि कोई मालिक है, कोई ओनर है, ये अपने व्यापार में एकल मालिक है, यानी कि एकल ओनर है, उसे क्या कहते हैं प्रोपराइटर। जी किसी का कोई साइकिल का है, किसी चीज़ का व्यापार मान लो, जैसे ये एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, मेडिकल मान लो, कुछ ही मान लो, उसमें अकेला व्यक्ति पूंजी फंसाता है, सिंगल अकेला मालिक होता है, तो वो हमारा क्या होता है प्रोपराइटर होता है। और ऐसे ही हमारा क्या है छठा ऑप्शन है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स और प्रोपराइटर को मैंने साथ में लिया है इसलिए आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होगी। प्रोपराइटर व्यापार का एकल मालिक होता है और शेयर होल्डर व्यापार में एक से अधिक मालिक होते हैं। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है बस। प्रोपराइटर ऐसे कोई व्यक्ति की बिजनेस है उसमें अकेला व्यक्ति होता है, ऐसे कि किसी आप बैनर में देखिएगा इधर शॉर्ट टाइम में प्रो लिख कर आया होगा, जो नाम डाल देते हैं कुछ फलाना फलाना, तो उसमें क्या होता है उस धंधे का एक मतलब एक व्यक्ति है, एक मालिक है। और शेयर होल्डर होते हैं कि किसी कोई बिजनेस खोलता है तो उसमें 4 से 5 लोग, एक से अधिक लोग थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उस व्यापार को चलाते हैं, तो क्या होता है हो जाते हैं हमारे शेयर होल्डर हो जाते हैं। ठीक। शेयर होल्डर तक हो गया। अब हम सातवां ऑप्शन देखते हैं परचेस। ठीक। लोग कराने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक। और 3 से 4 में आपकी बेसिक खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम अपने सिस्टम पर एंट्री चालू करेंगे। अब देखते हैं परचेस। अब हमारा परचेस क्या होता है कि परचेस जैसे कि हमारा कोई बिजनेस है, व्यापार है, जैसे कि मान लिए ऐसे हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ही ले लो एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में लेने के बाद ऐसे कोई परचेस क्या होती है खरीदने वाली वस्तुएं, खरीदने वाली वस्तुएं। जैसे कि हम किसी बिजनेस कर रहे हैं, तो हम किसी बिजनेस करेंगे तो सामने वाले ओनर से या मालिक से हम उससे स्टॉक निकलवाएंगे। हम अपने व्यापार को चलाने के लिए क्या करेंगे, हम माल को क्या करेंगे परचेस करेंगे। ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, हम उसे परचेस कहा जाता है। ठीक। तो और ऐसे ही परचेस रिटर्न होता है। अब परचेस रिटर्न को देखते हैं कि ऐसे हम परचेस क्या करते हैं व्यापार चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए सामने वाले पार्टी से हम अपने माल को क्या करते हैं खरीदते हैं। ठीक। हम अपने काम के लिए नहीं, ओनली व्यापार चलाने के लिए। ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं परचेस कहते हैं। और यदि ऐसे परचेस रिटर्न की बात आ जाए तो परचेस रिटर्न ऐसा हो जाता है जैसे कि हमने सामने वाली पार्टी से कुछ माल लिया, उसके बाद कुछ माल हमारा क्या हो गया, उसका डिफेक्ट निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया, कुछ गलत निकल गया, कुछ नहीं खराब आ गया, जल गया, फट गया, तो उसको हम क्या करेंगे वापस कर देंगे, उसे खरीदे हुए माल को हम वापस कर देंगे। तो वो क्या हो जाता है हमारा परचेस रिटर्न हो जाता है। अब ऐसी हमारी सेल्स हो जाएगी। सेल्स हो जाएगी। सेल्स क्या होता है, हम ऐसे कोई चीज़ का व्यापार करते हैं, कोई ग्राहक आएगा सामान खरीदने के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे सामान को बेचेंगे, तो वो हमारा गुड्स क्या हो जाएगा, हमारा सेल हो जाएगा। ठीक। तो उसको हम वस्तु को बेच देते हैं और ग्राहक के पास वो सामान पहुंच जाता है, तो क्या हो जाता है उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक। और ऐसा ही परचेस रिटर्न में था, हमने क्या किया था सामने वाले
व्यक्ति से माल खरीदा था, कुछ गलत आने पर या डिफेक्टिव निकलने पर हमने उसको वापस किया था, तो उससे परचेज रिटर्न हो गया। और हम सेल्स रिटर्न में क्या करेंगे, हम माल को बेचते हैं और ग्राहक हमारा माल कुछ खराब निकल जाए बेचने के बाद, ग्राहक हमें वापस कर देता है माल को, ग्राहक हमें वापस कर देगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, सेल्स रिटर्न में हो जाता है कि ग्राहक हमसे कोई सामान लेकर गया, बाद में वो कटा फटा निकल गया और बाद में अगले दिन आकर हमें वापस कर जाता है, तो हमारा वो परचेज रिटर्न तो होगा नहीं। हमने तो उस व्यक्ति को बेचा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सेल्स रिटर्न हो जाएगा। अब ठीक जी, हमारे 10 तक हो गए हैं। अब हम बात करें कि 11वां नंबर पॉइंट है लेबिलिटी। इसको लेबिलिटी रहेगी। अब लेबिलिटी होती है, लेबिलिटी ऐसे में एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आपको कुछ पैसों की जरूरत है। अब पैसों की जरूरत होने के बाद ऐसे हमने किसी व्यक्ति से कम से कम 10,000 रुपये लिया, 10,000 रुपया लिया, उससे के लिए हमने लेबिलिटी यानी कि हमने उससे उधार लिया। हमारा क्या बनता है, दायित्व, दायित्व बनता है हम उस व्यक्ति को पैसे वापस करें, वो हमारा क्या हो जाता है, लेबिलिटी हो जाता है। लेबिलिटी क्या होती है, दायित्व। ये हम किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेते हैं तो हमारा फर्ज बनता है या हमारा दायित्व होता है कि हम उस व्यक्ति को वापस करें। अब उसके टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हम लायबिलिटी को तो पढ़ रहे हैं, टाइप 2 होते हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, चलिए तो मैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को बताऊँ। जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये लिया उधार, अब मुझे वापस करना है। अब मैं शॉर्ट टर्म, कोई व्यक्ति होते हैं कुछ कम समय में पैसा वापस कर देते हैं, कोई लंबे समय तक भी नहीं देता, कुछ 1 साल के बाद देता है। मिनिमम हम इसमें लायबिलिटी की बात माने, मिनिमम 1 साल, यदि पैसा 1 साल से पहले आ रहा है, 1 साल से पहले आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। और हमारा पैसा 1 साल के बाद आ रहा है, प्राप्त हो रहा है हमें, तो हमारा किस टर्म में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको समझ में आ गए होंगे और लायबिलिटी भी आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं अपने एक्सपेंस को। एक्सपेंस को हम बोलते हैं खर्चा, खर्च करना। यदि खर्चे हमारे 2 प्रकार के भी रहते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, इतना तो आपको आया होगा कि एक्सपेंस में बात करो, जैसे कि हम किसी वस्तु को, व्यापार को चलाने के लिए सामान खरीदते हैं। जैसे कि मेरी शॉप है सपोज देन ग्वालियर में, तो मैंने दिल्ली से मंगाया। अब उसका हमारा खर्चा हुआ जाने का, मतलब कोई व्यक्ति जाएगा, मैं जाऊँ, उसमें जाने का खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा लाने के लिए, टोल लगेगा, डीएल देना पड़ेगा, उसका भाड़ा होगा उसको देना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाता है, खर्चा। ठीक, तो सामान को लाते समय जो भी कुछ खर्च होता है, और व्यापार चलने और भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि शॉप खोली तो उसका रेंट बिल, लाइट बिल, अच्छे से ऐसा अपना क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो उसके टाइप के होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, इसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को बोलते हैं हम प्रत्यक्ष खर्चा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बोला जाता है मतलब अप्रत्यक्ष खर्चा, एक्सपेंस को बात करें। ठीक है, तो एक्सपेंस तो होता है जो व्यापार चलाने के लिए, उसके व्यापार को बस व्यापार चलाने के लिए जो हमें खर्च करना पड़ता है, उसे हम खर्चे बोलते हैं। अब खर्चे भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे और एक अप्रत्यक्ष खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहले मैं देखूँ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो व्यापार को चलाने के लिए कुछ फिक्स खर्चे होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो व्यापार को चलाने के लिए इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष खर्चे होती हैं, उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। अब मैं बात करूँ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खर्चे कैसी, सपोज देन एक बात है ना, तो जैसे मानो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वह होता है जो व्यापार को चलाने के लिए हमें कुछ फिक्स खर्चे करने पड़ते हैं,
फिक्स होते हैं, इतना खर्चा हमारा हो जाएगा। तो जैसे कि बात करूँ चलाने के लिए जो हमारे फिक्स फिक्स हैं, जैसे कि हमारा रेंट बिल हो चुका और लाइट बिल हो चुका, और हम अपने नीचे स्टाफ को लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, स्टाफ लगाएंगे उसको सैलरी पे आउट करनी पड़ेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष खर्चा हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, हम किसी व्यक्ति से माल मंगाते हैं तो माल तो आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा भी लगेगा। जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि उसमें क्या कहते हैं ऐसे कि टोल बिल लगेगा, टोल चार्ज, उसका आने जाने का खर्चा, भाड़ा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष खर्चे हो जाएगा। ठीक, जी हमारे 12 ऑप्शन हो चुके हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ठीक, इनको मैं आपको पीपीटी यानी कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम ट्यूटोरियल पर आप देख लीजिए। ठीक, इसको खत्म होने के बाद चलिए, तो हम देखते हैं अपना एसेट। एसेट्स इनके टाइप के होते हैं, करेंट एसेट होता है, ये हमारा एक फिक्स एसेट होता है। यानी कि जैसे हमारा एसेट की बात करूं मैं, चलिए चलिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी एसेट की। अब एसेट की बात करूं तो जैसे कि हमारा कोई बिजनेस होता है तो उसमें हम वस्तु को, कोई ऐसे मैं सपोज है, जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हो और आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ले लीजिए, आप उसको क्या कर रहे हो, खरीद के उसको व्यापार कर रहे हो उस वस्तु का, वो हमारा एसेट तो होगा नहीं। एसेट वह वस्तु होती है जो दुकान वाले तो लेकर आते हैं वस्तु को, वो उनका एसेट नहीं होता है। जो उनसे हम अपने काम के लिए, अपने सुविधा के लिए उस वस्तु को लाते हैं, वो हमारा एसेट होता है। जैसे कि मैं बात करूं, ऐसे कि मैं व्यापार कर रहा हूं सामने और मैं स्टॉक भर रहा हूं लेकर, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, वो हमारा एसेट नहीं होगा। उस सामान को मैं खरीदूं अपनी सुविधा के लिए, अपने उसको बेचूं नहीं, मिनिमम 1 साल तक, 1 साल के बाद भले ही बेच दूं वो ठीक है, 1 साल में अपने लिए उसका माल का क्या नहीं कर रहा हूँ, व्यापार। यानी कि हम किसी वस्तु को अपने लिए सुविधा के लिए लेते हैं, उसे हम एसेट बोलते हैं, यानी कि संपत्ति। एसेट को हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी सुविधा के लिए ले लेते हैं, जैसे कि टीवी हो जाता है, होम थिएटर हो जाता है, एसी हो जाती है, वो हमारा एसेट ही होता है, अपने सुविधा के लिए लेते हैं, उसे हम एसेट बोलते हैं, यानी कि संपत्ति। और दुकान वाले बेचते हैं, वो उनकी वो संपत्ति नहीं होता, उनका वो बिजनेस होता है, उनको हम अपनी एसेट में नहीं ले सकते। ठीक, और इसके टाइप होते हैं दो, ये होता है करंट एसेट होता है, एक हमारा फिक्स एसेट होता है। टाइप के हमारे एक करंट एसेट है और एक होता है हमारा फिक्स एसेट होता है। अब करंट एसेट और फिक्स एसेट में क्या है, तो वो समझ में आती है। अब जी, अब वो करंट एसेट वो होता है जैसे कि हमारा कोई व्यापार, बिजनेस मान के चले, तो उसमें इसमें करंट एसेट में कोई क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, इसमें चल अचल संपत्ति के करंट एसेट होते हैं। जैसे कि कोई व्यापार में मान लीजिए हमारा एसेट, तो आपको मालूम है अपनी सुविधा के लिए खरीदा जाता है, तो उसे एसेट बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। तो करंट एसेट वो होता है जो चल अचल संपत्ति होते हैं, यानी कि ये फिक्स नहीं होते। और फिक्स सेट होता है ये चल संपत्ति के होते हैं, अचल संपत्ति के नहीं होते, यानी कि ये फिक्स होते हैं। जैसे कि करंट एसेट बात करूँ, ऐसे कि हमारा व्यापार करते हैं तो उसका हमारा रुपया होता है, गुड्स मान लो, वस्तु मान लो, व्यापार करते हैं तो उसको हम बेचते हैं, खरीद के लाते हैं, स्टॉक को खरीदेंगे पर उसको बेचेंगे, कम होगा, कम हो जाएगा, फिर उसको और खरीद कर लाएंगे, ओके हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा भी ऐसे ही होता है, जाता है आता है, वो फिक्स नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, करंट एसेट कहते हैं। और फिक्स एसेट होता है जैसे कि हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, जैसे कि फर्नीचर, फ्रिज वगैरह वगैरह एटसेट्रा, उसको क्या हुआ, हमारी फिक्स एसेट हो जाती है। ठीक, करंट एसेट चल अचल संपत्ति के होते हैं, ये हमारे फिक्स नहीं होते, जैसे कि व्यापार में ले लो या अपना पैसा ही मान लो, अपना पैसा ही मान लो, तो वो भी हमारा आता जाता रहता है, जो फिक्स नहीं होता है, उसे करंट एसेट में रखेंगे। फिक्स एसेट होता है जो उसे फिक्स होता है, यानी कि चल संपत्ति के होते हैं, जो हमने सुविधा के लिए सामान वस्तु ले रखे हैं, उसे हम फिक्स एसेट बोलते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
नंबर 1 ऑप्शन है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू, इसको हम हिंदी में राजस्व बोलते हैं, राजस्व, इसको हम राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू। तो क्या होता है, जैसे कि हम अपने बिजनेस में ही मान लीजिए टेलीप्लान पूरा व्यापार में चलता है, ठीक। तो हमारा कोई व्यापार है स्टेशनरी की, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बॉस एग्जाम्पल हो गए, स्टेशनरी की मान लेते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम स्टॉक करते हैं, उसको हम बेचेंगे, बेचेंगे। तो इसमें चलिए, राजस्व वह होता है जैसे कि कोई व्यापार का मालिक है, मालिक नहीं माने तो जैसे कि हमारा कोई व्यापार मान लो स्टेशनरी का, उसको हम वस्तु को बेचते हैं, उससे हमें आय जनरेट होती है। उस वस्तु को व्यापार कर रहे हैं, उस वस्तु को बेचते हैं, उससे हमें आय जनरेट होती है, आय प्राप्त होती है, यानी कि इनकम प्राप्त होती है, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। अब जैसे कि बात करूँ मैं, हमारे एसेट मान लो हम उससे खरीदते हैं और हम अपनी वस्तु को बेचकर, उसका तो व्यापार कर नहीं रहे, हम अपनी वस्तु को बेचकर हमें भी आय प्राप्त होती है, उसको भी हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, रेवेन्यू हम अपनी संपत्ति को बेचकर आय प्राप्त करते हैं, वो हमारा रेवेन्यू नहीं होता है। वह रेवेन्यू उसको माना जाता है कि उस चीज का क्या करता है, उस वस्तु का व्यापार करता है, उसको बेचने से उसकी आय प्राप्त होती है, उसको हम रेवेन्यू मानते हैं, यानी कि राजस्व। ठीक, एसेट्स को बेचकर आय प्राप्त होती है, उसको आप कभी भी रेवेन्यू में मत लेना। ठीक है, बता रहा हूँ मैं राजस्व। अब ड्राइंग, ठीक है, हम ड्राइंग की बात करेंगे। ड्राइंग, ड्राइंग को हम हिंदी में बोलते हैं आहरण, हिंदी में बोलते हैं हम इसको आहरण। ड्राइंग होता है जैसे कि कोई व्यापार का मालिक मालिक मान ले, व्यापार का मालिक होता है जो अपनी सुविधा के लिए उसमें से व्यापार में से पैसे लगा भी सकता है और पैसे निकाल भी सकता है। अब व्यापार का अब कोई मालिक होता है ड्राइंग आहरण में, तो आहरण वह होता है, कोई मालिक होता है व्यापार का, तो वह उसमें मालिक तो व्यापार में पैसा लगाता ही है, लगाता है, सीधी बात है। तो अपनी सुविधा के लिए उस व्यापार से पैसे निकाल सकता है, उससे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग, देखिए आहरण। ठीक, अब बैड डेप्ट देखते हैं। बैड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में डूबत ऋण। बैड डेप्ट को हिंदी में बोला जाता है डूबत ऋण। तो इसमें हम ऐसा करेंगे जैसे कि हमने लाइबिलिटी के ऊपर सोर्स लेते हैं, हमने किसी व्यक्ति को पैसा दिया है, एक कम से कम पैसा में दे तो देते हैं उधार में, तो हमें प्राप्ति होता है, एक शॉर्ट टर्म में होता है, एक हमें लॉन्ग टर्म में प्राप्त होता है, यानी कि कम समय में हो जाता है, एक हमें ज़्यादा समय में प्राप्त होता है। अब यदि हम पैसे को देते हैं, 10,000 हमने किसी को, जब 20,000 हमने किसी को दे दिए उधार, उधार, ठीक, हमने उसको उधार दे दिए। तो उधार देने के बाद तो वो हमें पैसा वापस ही ना करे, वो हमारा पैसा वापस ही ना करे, यानी कि हम माने वो हमारा पैसा डूब चुका है, हम उसको ले नहीं सकते। इसको हम क्या किसमें रखेंगे, बैड डेप्ट में रखेंगे, यानी कि डूबत ऋण में रखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और आगे के क्वेश्चनों को हम बेसिक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री को स्टार्ट करेंगे, और टेलीग्राम पर आपको उनकी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद।